अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अफगानिस्तान में अमन की कुंजी अस्करी दबाव है, ट्रंप इंतजामिया की अफगान हिकमत अमली पर अमरीकी महकमा दफा की रिपोर्ट, और अमरीका का 243वां यौम आज़ादी, मुल्क में जमहूरियत की सूरत हाल कैसी है। आज के शो में और किन मौज़ूआत पर हम आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। खैबर पख्तूनख्वा की एलीट कमांडो बहनें, अफगानिस्तान में बारूदी सुरंगें हटाने के लिए तैयार खवातीन, और बच्चों की इंटरनेट सरगर्मियों पर नजर रखना वालिदैन के लिए मुश्किल क्यों। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अफगान हिकमत अमली का 1 साल अगले माह मुकम्मल होने वाला है। इस हिकमत अमली के ऐलान से अब तक की सूरत हाल पर अमरीकी महकमा दफा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में अमूमी तौर पर एक मुस्बत तस्वीर पेश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हिकमत अमली के तमाम पहलुओं पर अमल दरामद हो रहा है, जिससे अफगानिस्तान में सियासी हल की उम्मीद बढ़ रही है। अफगान फौज की तरबियत और मदद के नतीजे में तमाम सूबों के दारुल हुकूमत काबुल के कंट्रोल में है, लेकिन हुकूमत का कंट्रोल अब भी 65% आबादी पर है, जबकि 12% तालिबान के ज़ेर कब्जा इलाकों में रह रहे हैं और बाकी इलाकों में हुकूमत और तालिबान के दरमियान लड़ाई जारी है। रिपोर्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद को दहशतगर्दों की पनाहगाह करार दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का जिक्र करने के साथ साथ ये भी कहा गया है कि तालिबान को पाकिस्तान, रूस और ईरान से मदद मिल रही है। महकमा दिफा ने अमरीकी कानून साजों पर भी जोर दिया है कि वो अफगान फौज की मदद की तवील मुद्दती कोशिशें जारी रखना यकीनी बनाएं। पाकिस्तान तालिबान की किसी भी किस्म की मदद की तरदीद करता है। दूसरी जानिब अफगान सफ़ीर उमर ज़खीलवाल ने आज पाकिस्तान आर्मी के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से इस्लामाबाद में मुलाकात की। वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा अयाज गुल इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। अयाज, ये बताइएगा कि इस मुलाकात की क्या तफसीलात अब तक सामने आई हैं। इसमें देखिए, बुनियादी तौर पे जो दोनों मुल्कों के दरमियान हाल ही में एक मुआहिदा तय पाया है, जिसके तहत इंटेलिजेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन और दूसरे उमूर पर करीबी ताउन को यकीनी बनाने के इरादा किया गया है, वो मुआहिदा ज़ेर बहस आया है। और ये मुलाकात इसलिए भी अहम थी आज जो हुई है, क्योंकि एक रोज कबल ही जो अमरीकी सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट डिप्लोमेट हैं एलेक्स वेल्स, उन्होंने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की है। और जैसे कि आपको पता है कि ये दोनों मुलाकातें एक ऐसे वक्त में हो रही हैं कि जब पाकिस्तान पर ये शदीद दबाव है कि वो किसी सूरत अफगान तालिबान को राजी करके मुज़ाकरात की मेज पर लेके आए, ताकि अफगान हुकूमत के साथ बातचीत की जा सके। अच्छा, आज हमने ये भी देखा कि अफगान वजारत दिफा ने यह खबर दी है कि कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक रुकन अफगानिस्तान में मारा गया है। उसके बारे में क्या मालूमात सामने आई हैं? जी हाँ, ये इत्तलात कल से गर्दिश कर रही थी, क्योंकि ये जो अमरीकी ड्रोन हमला हुआ है ये एक रोज कबल यानी मंगल के रोज सूबह कुनर के एक सुल्तान एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हुआ है, जहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ रहनुमा इकट्ठे हुए थे और उनका कोई इजलास जारी था। और ये उमर रहमान नामी जो ऑपरेशन कमांडर समझा जाता है TTP का, वो भी वहाँ पे मौजूद था। और ये जो ड्रोन हमला हुआ है ये बज़ाहिर उसी को टारगेट करने के लिए किया गया है। और मेरी अमरीकी फौज के एक तर्जुमान से भी बात हुई है, तो उन्होंने बिलवास्ता तौर पर इस ड्रोन हमले की तस्दीक की है और ये कहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ अमरीकी फौज की कार्रवाइयाँ जो हैं वो तसलसल के साथ जारी हैं। ऑलराइट, अयाज गुल हमारे साथ थे इस्लामाबाद से। अयाज, थैंक यू फॉर योर रिपोर्टिंग। और आज 4 जुलाई अमेरिका का यौम आज़ादी है। आज के दिन जहां खुशी मनाई जा रही है, वहीं ये बहस भी गर्म है कि मुल्क में जमहूरियत कितनी मजबूत है। गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान मुल्क सियासी तफरीक का शिकार रहा है। राय आमा के जायज़ों में अहम मौज़ूआत जैसे हुकूमत के फलाही किरदार, तारकीन वतन से मुतल्लिक़ पॉलिसियों और नस्ली तफरीक के मसले पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट वोटर्स में नुमाया इख्तलाफ नज़र आ रहा है। और अब गुस्से में बुलंद होती आवाज़ों में मुश्तरका मफाद तलाश करना कुछ मुश्किल हो गया है। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकियों को कोई चीज़ इतना करीब नहीं ला सकती जितना कि 4 जुलाई को होने वाली आतिशबाजी। ये वो मौका है जब मुल्क को इकट्ठे होने और उन जमहूरी नज़रियात के बारे में सोचने का मौका मिलता है जिन पर ये मुल्क बना था। वो नज़रियात हालिया कुछ अरसे से अमरीकी सड़कों पर एक्शन की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। इसकी एक मिसाल हज़ारों अमरीकियों को इकट्ठा करने वाला इमिग्रेशन पॉलिसी पर मुल्कगीर एहतजाज भी था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर होने वाले जज एंथोनी कैनेडी के मुतबादिल पर होने वाली जंग ने ये तकसीम और बढ़ा दी है। दोनों जमातें पुरजोश हैं। लोग उठ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बादशाह नहीं। कोई भी अमरीकी सेनेट की मंजूरी के बगैर सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं बन सकता।
without going through the United States Senate. सदर ट्रंप के हमायती भी आगे बढ़ रहे हैं और पूरे जज्बे से सदर के साथ खड़े हैं, जिन्होंने अमरीकी अज़मत की बहाली का अहद किया है। हम अपना फख्र वापस ला रहे हैं, अपनी नौकरियां वापस ला रहे हैं, अपनी दौलत वापस ला रहे हैं और इस अजीम सरजमीन के शहरियों के लिए अमरीकी ख्वाब वापस ला रहे हैं। सदर ट्रंप की सदारत के दौरान सियासी इख्तलाफात में इजाफा हुआ है, जिनमें स्पेशल कौंसल रॉबर्ट मुलर की जानिब से रूसी मुदाखलत पर की जाने वाली तहकीकात का मामला भी शामिल है। पोल्स के मुताबिक ज्यादातर अफराद इन तहकीकात की हमायत करते हैं, लेकिन कई रिपब्लिकन्स इसे तफरीक की वजह करार देते हैं। आपको जो भी मालूम है वो सामने लाकर उसे जल्द मुकम्मल करें, क्योंकि ये मुल्क तकसीम हो रहा है। तारीखदान एलन निचमन का मानना है कि मुल्क में सियासी तफरीक हकीकी है और अक्सर खौफनाक भी। लोगों को लगता है कि इन्हें सिर्फ अपने सियासी नजरियात, जिन्स, नस्ल, मजहब के बायस अमेरिका से दूर किया जा रहा है, और हकीकत में हमने ये मॉडर्न अमेरिका में काफी अरसे से नहीं देखा था। गैलप से मुंसलिक फ्रैंक न्यूपोर्ट के मुताबिक वो शदीद वफादारी और मुखालिफत जो सदर ट्रंप के बायस पैदा होती है, अमरीकी सदर बढ़ती हुई सियासी तकसीम की अलामत बन गए हैं। सदर ट्रंप तकसीम करने वाली शख्सियत हैं, अवाम तफरीक हो चुके हैं। वो गवर्नमेंट, तवील मुद्दती माशी तरक्की और होने वाले वाक़यात पर गैर हकीकी सोच पर फिक्रमंद हैं। ज्यादातर अमरीकी 4 जुलाई को अपने सियासी नजरियात से हटकर जमहूरियत का दिन मनाते हैं, लेकिन बहुत सौ को फिक्र है कि रोजाना की बुनियाद पर होने वाली सियासी तफरीक के बाइस मुश्तरका मुफाद ढूंढने में मुश्किल पेश आ रही है, एक ऐसे मुल्क में जहां जमहूरियत रोशन होने के साथ साथ तनाव का शिकार है। जिम मलोन के साथ फरदा खलील, उर्दू VOA। अमेरिका का यौम आज़ादी वैसे तो 4 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन इस मुल्क की बुनियाद रखने वाली 13 नौ आबादियों ने बरतानिया से आज़ादी का फैसला इस रोज़ नहीं किया था। इन इलाकों के नुमाइंदों ने आज़ादी के हक़ में वोट 2 जुलाई 1776 को दिया था, जबकि आज़ादी के ऐलान की दस्तावेज़ 2 दिन बाद यानी 4 जुलाई को मंजूर की गई। अमेरिका के बानियों में से एक और साबिक अमेरिकी सदर जॉन एडम्स समेत कई लोगों का ख्याल था कि यौम आज़ादी 2 जुलाई को मनाया जाना चाहिए, लेकिन आज़ादी के ऐलान की दस्तावेज़ को इतनी बड़ी तादाद में बांटा जा चुका था तब तक कि 4 जुलाई ही आज़ादी से मंसूब हो गया। तो आज अमेरिका के 50 रियासतों के बहुत से छोटे बड़े शहरों और देहातों में आज़ादी की खुशी में परेड्स, कॉन्सर्ट्स और मेले मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इस वक्त साकिब उल इस्लाम दारुल हुकूमत वाशिंगटन के मरकज़ में खड़े हैं। साकिब, क्या तैयारियां जारी हैं वाशिंगटन में आज इंडिपेंडेंस डे की? जी सर, आप देख सकती हैं मेरे पीछे कि यहाँ तैयारियां हो रही हैं परेड्स की। तो वाशिंगटन DC मरकज़ है जश्न आज़ादी की जो सारी तकरीबात हैं उनका। पूरे अमेरिका में तकरीबात होती हैं, लेकिन वाशिंगटन DC में 3 परेड्स होती हैं। और यहाँ मेरे पीछे देख सकती हैं फ्लोट्स रेडी हैं, और ये जो ग्राउंड मेरे पीछे आप देख रही हैं, यहाँ कुछ ही घंटों में तकरीबन 7 लाख लोग जमा होंगे जश्न आज़ादी को मनाने के लिए। और फिर तकरीबन रात 8 से 9 के दरमियान तकरीबन 9 बजे आतिशबाजी का एक बड़ा मुजाहरा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वाशिंगटन के आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी कुछ परेड्स होती हैं। DC के जो मेयर हैं उन्होंने जिनकी तैयारियों का इफ्तिताह किया गुज़श्ता हफ्ते। और इसके अलावा यहाँ पर जो मिलिट्री बैंड्स और पूरे अमेरिका से बैंड्स ख़ास तौर पर आकर परफॉर्म करते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं। और अगर आप अमेरिका में हैं 4 जुलाई के अराउंड, तो वाशिंगटन DC वो जगह है जहाँ आपको होना चाहिए। ये बताइए, आज के दिन सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह के किए गए हैं? कितनी सख्त है सिक्योरिटी? जी बिल्कुल, जो DC पुलिस चीफ है पीटर न्यूशम, उनका कहना है कि वाशिंगटन DC को इस वक्त किसी किस्म के खतरा का सामना नहीं है, लेकिन फिर भी वो भरपूर तरीके से तैयार है। इस इलाके में जहां ये परेड होती है और जहां पर कॉन्सर्ट होता है, जहां पर तकरीबन लाखों लोग यहां पर ये जो आतिशबाजी को देखने के लिए आएंगे, उसके आसपास तकरीबन 18,000 फुट लंबी फेंस लगाई गई है। हर आने जाने वाले का सामान चेक किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और ख़तरा जो है वो हीट का है। हीट वेव, वाशिंगटन DC इन दिनों सख्त गर्मी की जद में है, तो यहाँ पर कूलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं और हज़ारों पुलिस वाले जो हैं और खुफिया पुलिस वाले वो तैनात किए गए हैं। उसके साथ साथ 100 वॉलंटियर्स जो तैनात किए गए हैं ताकि वो लोगों की देखभाल कर सकें अगर उनको हीट वेव या गर्मी की शिद्दत का सामना है। और कूलिंग सेंटर्स रखे गए हैं यहाँ पर। तो एक लिहाज से पीटर न्यूशम का कहना है कि ये इस वक्त दुनिया में सबसे सिक्योर इलाका है और यहाँ पर लोग जो हैं पूरे अमेरिका से आ सकते हैं और यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं
जो कि अमेरिका की 243वें जश्न आज़ादी का तकरीबात हैं। और साकिब इस्लाम हमारे साथ थे डाउनटाउन वाशिंगटन से। और साकिब को मैं यहाँ बता दूँ आप सबको भी कि मेरी नज़र आज के दिन है न्यूयॉर्क के हॉट डॉग ईटिंग कॉन्टेस्ट पर, जो 1972 से हो रहा है और पिछले साल 10 मिनट में 72 हॉट डॉग्स खाने का रिकॉर्ड बनाया था जोई चेस्टनट ने। साकिब बहुत टफ कंपटीशन है आपके लिए, तो आप आज से प्रैक्टिस शुरू कर दें, अगले साल देखते हैं आपको उस कंपटीशन में भेजेंगे और वहाँ से लाइव रिपोर्ट लेंगे। थैंक यू वंस अगेन साकिब इस्लाम। और आज यौम आज़ादी है तो कुछ बात परचम की भी करते हैं, क्योंकि आज का जो अमरीकी परचम इस मुल्क की बुनियाद रखने वाली 13 नौ आबादियों की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसमें 6 सफ़ेद और 7 सुर्ख पट्टियाँ और मौजूदा 50 रियासतों की अलामत के तौर पे 50 सितारे हैं। लेकिन अमरीका का परचम हमेशा ऐसा नहीं था, ये कई तब्दीलियों से भी गुजरा है। आइए एक नज़र वो देखते हैं। अमेरिका का परचम किसने डिज़ाइन किया, इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहले गैर सरकारी परचम में 7 सुर्ख पट्टियां और 6 सफ़ेद पट्टियां थीं, जो कि मुल्क की बुनियाद रखने वाली 13 नौ आबादियों की अलामत थीं। और परचम के ऊपर बाईं तरफ बरतानवी यूनियन जैक की तस्वीर कॉन्टिनेंटल नेवी के लेफ्टिनेंट जॉन पॉल जॉन्स ने दिसंबर 1775 में ये पहली बार लहराने का दावा किया। अगले माह इसे अमेरिका के बानियों में से एक जॉर्ज वाशिंगटन ने अपने हेडक्वार्टर पर लहराया और आहिस्ता आहिस्ता ये मुल्क की पहचान बनने लगा। 4 जुलाई 1776 को आज़ादी के ऐलान के मौके पर यही अमेरिका की गैर सरकारी अलामत था। पहला सरकारी परचम रियासत न्यू जर्सी के रुकने कांग्रेस फ्रांसिस हॉपकिंस ने तख्लीक किया, जो आज़ादी के 11 माह बाद पहला सरकारी परचम बना। अगरचे हॉपकिंस के बनाए स्केचेस तो कभी नहीं मिले, लेकिन उनकी कुछ ड्राइंग्स से पता लगता है कि उस परचम में 7 सफ़ेद और 6 सुर्ख पट्टियां थीं और इस डिज़ाइन के लिए हॉपकिंस ने बतौर मुआवजा तकरीबन 100 लीटर शराब का मुतालबा किया। अमरीकी यौम आज़ादी की तकरीबात की तस्वीर और वीडियोज़ आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां पाकिस्तान समेत भी दुनिया भर से अहम खबरें हम आपके लिए शाया करते हैं, जैसे सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान की निगरान हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इंतखाबात के मौके पर सहाफ़ती आज़ादी यकीनी बनाए। और शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने दावा किया है कि उसके सरबराह अबू बकर अल बगदादी का बेटा शाम के शहर हुम्स में एक खुदकुश हमले में मारा गया है। तंजीम के मुताबिक हुज़ैफा अल बदरी ने हुम्स में रूसी और शामी फ़ौज के खिलाफ एक कार्रवाई में अपनी जान दी। अमरीकी फ़ौज ने इस खबर की तस्दीक से इनकार कर दिया है। दुनिया भर से मिलने वाली कुछ और अहम खबरें देखते हैं आज के वर्ल्ड व्यू में। शिमाली थाईलैंड में एक सैलाबज़दा गार में फंस जाने वाली 12 बच्चों की फुटबॉल टीम और उनके कोच को निकालने से पहले मेडिकल टीम्स रेस्क्यू मशकें कर रही हैं। बुध के रोज सामने आने वाली वीडियो में गार में फंसी टीम के हौसले बुलंद दिखाई दिए। हुकाम मुस्तकिल तौर पर गार से पानी निकालने में मसरूफ हैं, जबकि उनके मुताबिक एक अंडरग्राउंड बेस पर 4 माह तक के लिए अद्वियात, खुराक और आलात जखीरा कर दिए गए हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी यूरोप में स्विट्जरलैंड के दौरे के बाद अब ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं। उनके यूरोप के इस दौरे का मकसद ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बैनुल अक़वामी मुआहिदे को बरकरार रखने के लिए जमानतें इकट्ठी करना है। दूसरी जानिब एक ईरानी सिफारतकार को पेरिस में एक ईरानी अपोजिशन ग्रुप पर बम हमले के मुबैना मंसूबे में मुलव्विस होने के इल्जामात के बाद जर्मनी में हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने इल्जामात की तरदीद करते हुए इसे सदर हसन रूहानी के दौरे में खलल डालने की एक साजिश करार दिया है। दारुकुमत तराबुलस के मशरिक में थाजूरा साहली मकाम पर लिबियन रेड क्रिसेंट के अरकान ने डूब कर हलाक होने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन की कम से कम 20 लाशें निकाली हैं। हुकाम का कहना है कि मजीद लाशों को निकालने के लिए तलाश का काम जारी है। कशीदगी का शिमार लिबिया हजारों अफ्रीकी पनाह गुज़ीनों के लिए ट्रांजिट पॉइंट है जो यूरोप जाना चाहते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के आदाद शुमार के मुताबिक बुहेरा रूम में इस साल अभी तक कम से कम 1000 अफराद हलाक हो चुके हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस की एलीट फोर्स में खवातीन को रजाकाराना बुनियादों पर शामिल किया गया है। इस सूबे में एलीट कमांडोज का दर्जा हासिल करने वाली खवातीन में 3 बहनें भी हैं जिन्होंने अपने वालिद का ख्वाब हकीकत में बदला है। आइए उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि अपने हमवतनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कितनी तैयार हैं। केपी के हालात बहुत ख़राब थे। दहशतगर्दी जो है वो फ्रंट लाइन पे थी, तो जिस तरह से मेरे अब्बू का शौक़ था, इसी तरह से हम बहनें भी ये चाहते थे कि हम अपने अब्बू की ख्वाहिश पे पूरा होते हैं। हम 3 बहनें हैं, एलीट कमांडो हैं, एक करक में होती हैं और 2 हम हंगू में होते हैं।
ان 3 بہنوں نے ایلیٹ کمانڈوز کی ٹریننگ پولیس ٹریننگ سینٹر نوشہرہ میں حاصل کی ہے، جہاں سے اب تک 600 ایلیٹ کمانڈوز اپنی ٹریننگ مکمل کر چکے ہیں، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ اسلام نور یہاں چیف انسٹرکٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا سے خواتین اہلکار اس ٹریننگ میں رضاکارانہ طور پر شامل ہوئیں اور اب مردوں کے برابر ٹریننگ حاصل کی۔ یہ بات تو عام جو مشہور ہے کہ خواتین جو ہے نا کمزور ہوتی ہیں، لیکن ماشاءاللہ جو ہمارے یہ لیڈیز، چونکہ یہ تو ایک والنٹیئر کورس ہے، والنٹیئر آنے کے بعد انہوں نے ثابت کیا کہ یہ ہر لحاظ سے میل کے برابر کام کر سکتی، بلکہ کیا ہے انہوں نے۔ رخسانہ کے لیے یہ ٹریننگ آسان نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ مردوں سے کم نہیں۔ ہم نے ایلیٹ سینٹر میں پہلے فزیکل ہوتا ہے، پھر ہیوی مشین گن RPG-7 سے لے کر 9mm پسٹل تک، پھر فائر کرنا، پھر 190 فٹ بلڈنگ سے ریپیلنگ کر کے آنا، نیچے آنا۔ مشکلات ظاہری بات ہے عورت کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہیں جب وہ کوئی دوڑ مطلب مرد سے نیچے سمجھا جاتا ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے ہو، لیکن ہم نے بذات خود ہمارے آفیسر کو کہا ہے کہ جو میل کرتے ہیں وہ ہم بھی کر سکتے ہو، ہم کر کے دکھا رہے ہیں اور ہم کریں گے۔ فری اور رخسانہ 2011 سے ہنگو میں بطور ایلیٹ کمانڈوز تعینات ہیں۔ خیبر پختونخوا کا ضلع ہنگو دہشت گردی کے واقعات کا نشانہ بنتا رہتا ہے، ایسے میں ایلیٹ کمانڈو پولیس شہر کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہنگو پولیس کے SHO شادوران کہتے ہیں کہ خواتین کمانڈوز نے نہ صرف ہنگو میں امن و امان قائم کرنے کے مشکل مشن میں اپنے مرد ساتھیوں کا ساتھ دیا، بلکہ ان کو خواتین کمانڈوز کی بدولت کئی کامیابیاں بھی ملی۔ ہانگو کے اندر ایلیٹ کمانڈو لیڈی جو ہے ان کا بہت ہی رول ہے، کیونکہ اتنی دہشت گردی کے باوجود بھی ان لوگوں نے نوکریاں نہیں چھوڑی، ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام کیے ہیں، چھاپے لگائے ہیں، اتنی پولیس والوں پہ دھماکے ہوئے ہیں، اتنے پولیس والے شہید ہو گئے ہیں، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم وہاں پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ طالبان ہے یا وہاں پہ ہمیں خوف آتی ہے، نہیں، یہ بات ان لوگوں نے کبھی بھی نہیں کی۔ پری کہتی ہیں کہ پاکستان میں عموماً خواتین کی ایسے پیشوں میں جانے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی جنہیں مردوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے پولیس آنے کا سوچا تو ہمارے مطلب جو قریبی رشتہ دار تھے ان سب نے ہم سے تعلق جو ہے ختم کر لیا، کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میرا ابو کہتے تھا کہ مجھے ان کا کسی کا کوئی پرواہ نہیں ہے، بس آپ لوگ صرف اور صرف میرا مقصد پورا کرو۔ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹیاں جو ہیں وہ بیٹوں سے کم نہیں ہیں۔ رخسانہ اور پری ایلیٹ کمانڈوز ہی نہیں بلکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کا حصہ بھی ہیں۔ جب بھی کسی مقام پر مشتبہ یا دھماکہ خیز مواد کی موجودگی کی اطلاع ملے تو یہ دونوں بہنیں کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اسے ناکارہ بنانے نکل پڑتی ہیں۔ جب بم ڈسپوزیبل اسکواڈ میں ہمیں کال آتی ہے کہ کوئی ID بڑی ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے ان کو ناکارہ بنانا ہے، تو 75 kg وزنی سوٹ ہم نے پہنا ہوتا ہے، وہ ہم پہنتے ہیں، اور جب ہم IDs کے پاس جاتے ہیں ظاہری بات ہے انسان نے ڈر تو لگتا ہے لیکن ہم ہمت نہیں ہارتے، اس کو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ناکارہ کرے یا ہماری جان چلی جائے لیکن عوام کی جان محفوظ رہے۔ پری کہتی ہیں کہ انہوں نے پولیس کا محکمہ یہ سوچ کر نہیں چنا تھا کہ وہ اپنے ملک کی دوسری خواتین کے لیے مثال بن سکتی ہیں، مگر انہیں خوشی ہے کہ ایسا ہے۔ KP کی لڑکیاں بلکہ پورے پاکستان کی لڑکیاں ہمیں فالو کر رہی ہیں اور ہمیں رول ماڈل بنا کے آگے آ رہی ہیں۔ افغانستان میں بھی پہلی مرتبہ صوبہ بامیان میں 15 خواتین پر مشتمل ایک گروپ کو بارودی سرنگیں اور دھماکہ خیز مواد ناکارہ بنانے کی تربیت دی گئی ہے۔ خواتین وہاں پہ یہ خطرناک کام کرنے میں کیوں آگے آ رہی ہیں، آئیے انہیں سے جانتے ہیں۔ بامیان صوبے کے مرکز میں 15 خواتین پر مشتمل یہ گروپ بارودی سرنگیں صاف کرنے کی ٹریننگ مکمل کر چکی ہے۔ یہ ٹریننگ ڈنمارک کی ایک ڈیمائننگ گروپ کی طرف سے دی گئی ہے۔ ہم نے بارودی سرنگوں کو صاف کرنے اور دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے کے مختلف طریقے سیکھے ہیں۔ یہ ٹریننگ ختم کرنے کے بعد میں خواتین اور بچوں کو بارودی سرنگوں کے خطرات سے آگاہ کرنا چاہوں گی۔ میں ملک کے کسی بھی حصے میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹریننگ کے شرکاء نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خواتین اور بچوں کو اس لیے بارودی سرنگوں سے زیادہ جانی نقصان پہنچتا ہے کیونکہ ان کو دھماکہ خیز مواد کی سادہ نشانیوں کے بارے میں بھی علم نہیں ہوتا۔ لیکن اس طرح کی ٹریننگ سے نہ صرف خواتین خود زیادہ محفوظ محسوس کر رہی ہیں بلکہ مقامی افراد کو خطرناک بارودی مواد سے صاف کرنے میں بھی مدد دے سکتی ہیں۔
हम बारूदी सुरंगों की निशानदही करना सीख चुके हैं और अब हम इन सुरंगों को महफूज तरीके से नाकारा बनाने की ट्रेनिंग हासिल करेंगे और मुख्तलिफ हथियारों को नाकारा बनाने और उन्हें महफूज तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे। ट्रेनिंग देने वालों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि 1 माह पर मुश्तमिल इस ट्रेनिंग का मकसद खवातीन के लिए रोजगार के मौके फराहम करना और उन देहातों को बारूदी सुरंगों से पाक करना जो कई अशरों से जंग के लपेट में हैं। मेरे ख्याल में ये ख़वातीन अमन की अलामत है। मेरे ख्याल में ख़वातीन का इन बारूदी सुरंगों को पाक करने की बहुत अहमियत है क्योंकि इस माशरे को मर्द जंगजुओं ने तबाह किया है, लेकिन अब ख़वातीन खुद इसको साफ कर रही हैं। जैसे जैसे अफगानिस्तान तालिबान के चुंगल से निकल रहा है, अफगान ख़वातीन में अफरादी कुव्वत का हिस्सा बनने और अपने मुल्क की खिदमत करने का जज्बा बढ़ रहा है। मोहम्मद अहमदी के साथ शहनाज नफीस, उर्दू VOA। क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे अपने स्मार्टफोन और टैबलेट वगैरह पर क्या कर रहे हैं? अगरचे आज ऐसे बहुत से तरीके मौजूद हैं जिनसे वालिदैन बच्चों की सोशल मीडिया और ऑनलाइन सरगर्मियों पर नज़र रख सकते हैं, लेकिन ये तरीके कितने मौसर हैं ये कहना मुश्किल है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। निगरानी करने वाली ऐप्स की दस्तयाबी और फ़ोन पर पाबंदियों के बावजूद वालिदैन के लिए बच्चों पर निगाह रखना मुश्किल होता जा रहा है। जिनिया बेवंस की एक 13 साल बच्ची है एरियल। आप हर वक्त हर जगह नहीं हो सकते। जिनिया कहती हैं बच्चों को ऑनलाइन महफूज रखने वाली टेक्नोलॉजी नकाइस से खाली नहीं, क्योंकि जब उन्होंने अपनी बच्ची के फोन पर ट्विटर को ब्लॉक किया तब भी उनकी 13 साल बच्ची ने एक और तरीका ढूंढ लिया और उसे एक अजनबी का पैगाम मौसूल हुआ। उस शख्स ने मुझे अपने पैर दिखाने को कहा, मुझे बहुत अजीब लगा। जब आप अपने बच्चों को ये मनहूस डिवाइस देते हैं तो ऐसा ही है जैसे उनके हाथ में अब अपनी नई कैडिलैक गाड़ी की चाबी देना। रिक विस्टॉकी पुलिस के रिटायर्ड तफ्तीशकार हैं और साइबर क्राइम के माहिर हैं। उनका कहना है कुछ वालिदैन अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा एतमाद करते हैं और उनके मुताबिक NMK सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं। नॉट माई किड, यानी मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं कर सकता। इसके बावजूद बच्चे मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए अब अजनबियों से बात कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप, हाउस पार्टी वगैरह। एक माँ को पता ही नहीं चला कि उसकी 13 साल बच्ची एक अजनबी बच्चे के साथ स्नैपचैट पर बात कर रही है, जब तक कि उसकी बड़ी बच्ची ने उन्हें इस बारे में नहीं बताया। बतौर वालिदैन हमें चौकस होना पड़ेगा। No doubt. नेदन हेल एलिमेंट्री स्कूल की प्रिंसिपल एलिस गोमेज कहती हैं उनके स्कूल में तुलबा से अपने फोन सारा दिन अलहदा कमरे में रखने को कहा जाता है। मैं सोच भी नहीं सकती कि क्या कुछ हो रहा है जिसका हमें पता तक नहीं, और मैं ये ऐसे फर्द के तौर पर कह रही हूँ जो बच्चों के साथ रहती है और टेक्नोलॉजी की समझबूझ भी रखती है। लेकिन टेक्नोलॉजी की थोड़ी समझबूझ भी काफी नहीं। माहिरीन कहते हैं बच्चे अपने वालिदैन की आंखों के सामने फोन इस्तेमाल करने के नए तरीके ढूंढ लेते हैं, और जैसे कि एक माँ ने कहा कि महज उनके सोशल मीडिया पर निगाह रखना ही बड़ा काम है, रोजाना की जिम्मेदारियों के अलावा। मारिया मगालो की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA। और इसके साथ ही ख़त्म होता है हमारा आज का व्यू 360। हमारा और आपका राब्ता कायम रहेगा facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।